हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रमुख रूप से टॉपिक होंगे दोस्तों, कृषि नीतियों और भूमि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्योग एवं हस्तशिल्प पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार एवं वाणिज्य पर, परिवहन, संचार और संरचना कैसी थी, कराधान, वित्तीय नीतियां कैसी उनके द्वारा बनाई गई, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हुए, आर्थिक परिणाम क्या क्या हुए, सभी के बारे में डिटेल से एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रश्न लेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे और इतने प्रश्न लेंगे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता है, यह गारंटी है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। सबसे पहली बात, स्थायी बंदोबस्त आया कब दोस्तों? 1793 में। यदि आपको पता हो कि इस समय पर कौन शासन कर रहे थे, आप तुरंत उत्तर बता देंगे, लेकिन यदि ना पता हो तो मैं बताऊंगा। 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसमें जमींदारों को कर वसूली करने का स्थायी अधिकार मिल गया और किसानों का शोषण स्टार्ट हो गया। 1793 में दोस्तों शासन कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है। दोस्तों प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जा रही है कि किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ स्टार्ट की गई? याद रखिएगा, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसे चालू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? किसान सीधे सरकार को कर देता था, लेकिन जो कर था वह बहुत ज़्यादा ऊंचे दर का था। कर बहुत ज़्यादा दर का था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो लिखा हुआ है। प्रश्न कहता है, महलवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई। रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 1822, 1823, 1848, 1857। तो महलवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट की गई? यह कहाँ स्टार्ट की गई? याद रखिएगा, उत्तर भारत व पंजाब के गांवों में। दोस्तों गांवों को ही महल कहा गया है। यह अधिकार दिया गया किसको? गांव के जो मुखिया होते थे या तो राजा होते थे, उस क्षेत्र का कर वसूलने का अधिकार उस राजा को या मुखिया को दिया गया, और कर वसूलने के बाद वह राजा सीधे जाकर अंग्रेजों को वह कर देता था, इसलिए इसका नाम पड़ा महलवाड़ी व्यवस्था। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1822 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहा है। ब्रिटिशों ने भारत के किसानों को मुख्यतः कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? जबरदस्ती बोला कि आप यही करो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। तो मजबूर किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नील और अफीम की खेती के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में घाटा होता था। नकदी फसलों की जबरन खेती कराई गई, खाद्यान्न उत्पादन में घाटा और अकाल बढ़े। इसी कारण से 1770 में यहाँ अकाल पड़ गया। कहाँ, किस क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र में अकाल पड़ा दोस्तों। वसूली बहुत ज़्यादा होने लगी। सूखा भी 1970 में पड़ गया। इसके कारण से लगभग 90,000 या 1 करोड़ लोग मारे गए थे। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1970 का महाअकाल किस क्षेत्र में आया? मैंने आपको पहले भी बताया, बंगाल के क्षेत्र में आया है। कठोर कर वसूली और सूखा दोनों के दोनों मिले, इसके कारण से यहाँ काफ़ी लोग मारे गए। आते हैं उद्योग में। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में किस उद्योग को सबसे अधिक क्षति पहुंची है? क्षति की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा किस उद्योग को क्षति पहुंची है? चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग या धातु उद्योग? सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा है किसे? कपड़ा उद्योग को। दरअसल दोस्तों जो भारतीय सूती कपड़े थे, जिसे महात्मा गांधी बनाते थे, याद रखिएगा, मतलब उनके द्वारा जैसे चरखा चलाकर लोग बनाते थे सूती कपड़े, वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या हुआ? ब्रिटिश शासन आया, वह हमारे कपड़ों पर अर्थात सूती कपड़ों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया, अर्थात शुल्क लगा दिए, ताकि यहाँ से जाएं तो बहुत ज़्यादा महंगे बिकें। और अपने जो मशीन से बने हुए कपड़े थे ब्रिटेन में बनाकर उन्होंने निःशुल्क, शुल्क मुक्त भारत में बेचे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी। लुटेरे लोग आए,
भारत में तो बहुत लुटेरे आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, साले सब लुटेरे ही आए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों, कपड़ा उद्योग। औद्योगिक क्रांति पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको जाकर बता पाऊंगा। प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, भारत में उद्योग विकसित हुए। औद्योगिक क्रांति में भारत में कहा दोस्तों, औद्योगिक क्रांति जिस समय पर आई थी तो अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, तो भारत में ही वह उद्योग क्यों लगाएंगे? ठीक है ना, यहां से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां से बना के लाके बेचते थे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, भारत ब्रिटेन के लिए कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और बाजार बन गया। जी बिल्कुल, यहां से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां से लाके बेचते थे, तो निर्यात बढ़ गया। निर्यात तो बढ़ा लेकिन कच्चा माल भी ज्यादा था। सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ब्रिटेन के लिए कच्चा माल की आपूर्तिकर्ता भारत बन गया और वहां का बाजार भी बन गया। वहां से कच्चा माल, यहां से कच्चा माल ले जाए और सारे लोग हरामखोर लाके यहीं बेचते थे। भारत का जहाज निर्माण उद्योग क्यों नष्ट हो गया? भारत में जो निर्माण था जहाज का क्यों नष्ट हो गया? ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, भारतीयों की रुचि खत्म हो गई। अरे दूसरे शासन कर रहे हैं हमारे यहाँ दोस्तों, तो हमारी रुचि जो वो बोलेंगे वही ना करेंगे, हमारी रुचि से थोड़ी ना होता है। हमारे पापा जो बोलेंगे वही ना हम अपने घर में करेंगे कि हम हमेशा अपने मन से करते रहेंगे। और पापा अगर दबाव दे रहे हैं कि आप ये करो ये करो ये करो ये करो, तो हम ये कहाँ से करेंगे? नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटिशों ने भारतीय जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने बोला कि इन जहाज़ों को आप मत बनाओ, ये हमारा काम है। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत जहाज निर्माता में हमारा प्रतिस्पर्धी बन जाए। भारत में इतना जहाज का निर्माण ना किया जाए कि वह हमारा प्रतिस्पर्धी बन जाए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं सदी में भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण बना। भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब नीचे की बात कर रहा है। क्यों कारण बना? क्योंकि भारतीय पूंजीवादी का विकास हुआ? नहीं, ब्रिटिश नीतियां इस तरह की थी। ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक उद्योग को नष्ट कर दिया और भारत को कृषि प्रधान उपनिवेश बना दिया। आप कृषि करिए, हम यहाँ से कच्चा माल लेके जाएंगे, वहाँ बढ़िया बनाएंगे और यहीं लाके बेचेंगे। तो कृषि प्रधान देश भारत को बना दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसान विद्रोह तो हो ही नहीं सकता है ना। ब्रिटिश नीतियाँ इस तरह से बनाई गई कि आप नील की खेती ही करें, चाय ही का उद्योग ही करें, इस तरह की बात की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। नौरोजी ने कहा कि भारत की आय ब्रिटेन में जाती है। ब्याज, वेतन, सैन्य खर्च, आयात शुल्क के माध्यम से ब्रिटेन पल पुस रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। प्रश्न है, भारत का विदेशी व्यापार किस दिशा में झुका हुआ था? यार हमारे यहाँ जो शासन करेगा विदेशी व्यापार वही ना झुकेगा भाई, वही लोग ना लाके बेच रहे थे। इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? ब्रिटिश शासन के समय भारत का आयात किस वस्तु में सबसे अधिक था? आयात की बात कर रहा है। कच्चा माल ले जाते थे, पक्का माल बेचते थे, मशीन से बना हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? ब्रिटिश तैयार वस्त्र। यहाँ से कच्चा माल ले गए और वहाँ से वस्त्र बनाकर बेच दिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अफीम का निर्यात मुख्यतः कहाँ किया जाता था? भारत से अफीम का निर्यात सबसे ज़्यादा चीन में होता था। आयात और निर्यात के बारे में तो आपको पता ही होगा। आयात मतलब आ जाओ, निर्यात मतलब निकल जाओ, ठीक है, याद रखना। ब्रिटिशों ने चीन से अफीम बेचकर सबसे ज़्यादा चांदी हासिल की। इसी के कारण अफीम युद्ध क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, होम चार्जेस क्या थे? आपको बताना है होम चार्जेस क्या थे। ऑप्शन के रूप में है आपके सामने, भारत में ब्रिटिश सेना का खर्च होम चार्जेस कहलाता था, या फिर ब्रिटिश भेजे जाने वाले धन का वह भाग जो भारत के कर से पूरा होता था होम चार्जेस कहलाता था, या फिर भारत के रेल निर्माण का खर्च, या किसानों पर अतिरिक्त कर।
होम चार्जेस क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन भेजे जाने वाले धन का वह भाग जो भारत के कर से पूरा होता था। इसमें अधिकारियों का पेंशन भी होता था, ब्याज भुगतान भी होता था, ब्रिटेन की जो सेवा का खर्च होता था, सब इंक्लूडेड थे होम चार्जेस में। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापार संतुलन किस ओर झुका रहता था? ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, स्थिर या बराबर। जो भारत का व्यापार संतुलन था किस ओर झुका रहता था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सकारात्मक। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत से अधिक निर्यात तो होता था लेकिन वास्तविक लाभ भारत को नहीं मिलता था, क्योंकि एक थ्योरी मैंने आपको बताई है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से ब्रिटेन धन ले जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1853, 1857, 1869 या 1872। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत की पहली रेल लाइन कब शुरू की गई? याद रखिएगा, सन 1853 में। कहां से कहां तक? बॉम्बे से ठाणे या फिर मुंबई से ठाणे तक। इसकी दूरी टोटल कितनी थी? याद रखिएगा 34 किलोमीटर भारत की पहली रेल चालू की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे क्यों विकसित किया? क्या कारण था उसका? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। भारत की सुविधा के लिए। अच्छा, भारत में लोग अच्छे से सुविधाजनक आवाजाही कर सकें, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वो क्यों चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े, कि भारत के लोग और ज़्यादा समृद्ध हो जाएं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने और सेना की आवाजाही के लिए इस रेलवे लाइन को विकसित किया गया। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर 1853 में इसे चालू किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशीय हित में ढालने के लिए रेल निर्माण किया गया था। हालांकि ये भारत के लिए आगे चल के अच्छा ही सिद्ध हुआ। भारत में टेलीग्राफ किस गवर्नर जनरल की काल में शुरू हुआ? टेलीग्राफ की बात कर रहे हैं। डलहौजी, कर्जन, हेस्टिंग या कॉर्नवालिस? टेलीग्राफ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसे भारतीय डाक और टेलीग्राफ सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्या? भारतीय डाक और टेलीग्राफ सेवा का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ? बताइए, ब्रिटिश शासन में सबसे ज्यादा भारत में किस क्षेत्र में पूंजी का निवेश किया? शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं। उद्योग के क्षेत्र? क्यों लगाएगा, यहां तो लगाता ही नहीं था कोई भी उद्योग ब्रिटिश शासन के लोग। अर्थात रेलवे के लिए। जी हाँ, रेलवे के लिए सबसे ज्यादा ब्रिटिशों ने यहां खर्चा किया है। या फिर कृषि के लिए? नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है, रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे से ब्रिटिशों को व्यापारिक और सामरिक दोनों लाभ मिलता था। व्यापार करते थे ना दोस्तों, दिल्ली से, मुंबई से यह लोग बंदरगाहों तक रेलवे के माध्यम से सामान को पहुंचाते थे। उससे वहां ले जाकर सामान बनाते और यहीं लाकर बेच देते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सिंचाई के लिए नहरें क्यों बनवाई? क्या कारण था उन्होंने भारत में नहरें बनवाई? भारत में क्यों नहरें बनवाई? चलिए देखते हैं, कारण देख लेते हैं क्या है। क्या बता रहा है? किसानों की भलाई के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। हो सकता है। अगला देखते हैं, कर वसूली निश्चित करने के लिए या फिर स्वदेशी आंदोलनों को रोकने के लिए कि नहरें बनवा दें तो आंदोलन नहीं होंगे हमारे खिलाफ? बिल्कुल नहीं। शिक्षा के विकास के लिए? नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए कि नहरें बनवा दें तो उगाही होगी ही, तो सभी लोग क्या करेंगे? कर हमको देंगे ही। उनका उद्देश्य कृषि उत्पादक को बढ़ाना नहीं बल्कि लगान की नियमित प्राप्ति थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को क्या मिला? ऑप्शन है भूमि बेचने का अधिकार मिला, या फिर कर वसूली का स्थायी अधिकार मिला, या फिर किसानों को ऋण देने का अधिकार मिला, या फिर अफीम व्यापार का अधिकार मिला। 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ उसमें जमींदार को जो मिला, मैं आपको बताता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहले बता देता हूं, कर वसूली का अधिकार मिला। ठीक है। दरअसल क्या होता था कि जो जमींदार थे वह पूरे क्षेत्र के, अपने क्षेत्र का लगान वसूल करते थे, और लगान इस तरह से वसूल करते थे, अपना मनमानी लगान वसूल करके, और जो निश्चित था, निश्चित लगान दे देते थे किसको? सरकार को, और बाकी अपने पास रख लेते थे। तो यह भी किसानों के लिए तो घाटे का सौदा ही था, लेकिन जो जमींदार थे उनके लिए फायदा था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश राजस्व नीति से किस वर्ग का सबसे अधिक शोषण हुआ, बताइए। सबसे अधिक शोषण किस वर्ग का हुआ ब्रिटिश राजस्व नीति से? सबसे गरीब ही मारा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर किसान होगा। कैसे मारा गया? जो कर की दर थी वो बहुत हाई थी। दूसरी बात, जो नकदी फसल थी उन्हें जबरन खेती कराया जाता था। तीसरी बात, जो बंधुआ मजदूरी ने किसान को भूमिहीन और कर्जहीन बना दिया, अर्थात कर्जदार बना दिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्रिटिश शासन में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? जो राजस्व वसूली का प्रमुख स्रोत था क्या था? उद्योग, व्यापार, भूमि कर या खनन? जो राजस्व का मुख्य स्रोत था वह भूमि का कर लेना। ब्रिटिश प्रधान कृषि प्रधान भारत में राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा भूमि से आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? राजस्व का मुख्य स्रोत अर्थात पैसे का सबसे ज्यादा स्रोत कहां से आता था? तो ब्रिटिश सेना सबसे ज्यादा कृषि प्रधान भारत में किससे? भूमि कर से सबसे ज्यादा लगान वसूल करती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आयकर पहली बार कब लागू किया गया? आयकर पहली बार कब लागू किया गया बताइएगा। 1833 में, 1853 में, 1860 में, 1885 में? बताइए भारत में पहली बार आयकर कब लागू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1880 में। दरअसल दोस्तों 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे अंग्रेजी शासन को जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए आयकर लाया गया 1860 में। याद रखिएगा, हमसे ही लूटा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन की नकदी फसल नीति का परिणाम क्या था? नकदी फसल नीति का परिणाम क्या था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। किसानों की आय बढ़ी, या फिर खाद्यान्न संकट और अकाल पड़ गया, या फिर भारतीय उद्योग का विकास हुआ, या व्यापार संतुलन सुधरा? बताइए नकदी फसल नीति क्या थी? सबसे पहले तो आपको यह जानना है। नकदी फसल नीति जैसे जबरदस्ती उन्हें नील अफीम जैसी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अनाज में कमी हुई और बार बार अकाल पड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खाद्यान्न संकट और अकाल पड़ा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहा है दोस्तों। 19वीं सदी में भारत में नव मध्यम वर्ग किस कारण उभरा? नव मध्यम वर्ग किस कारण से वह उभर गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक प्रशासन के कारण जो मध्यम वर्गीय परिवार था वह उभरा। क्यों? क्योंकि इससे वकील, क्लर्क, शिक्षक, पत्रकार यह सब बन गए। यही राष्ट्रवाद का वाहक बना। भारतीय किसान को उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा पीड़ित क्यों कहा जाता है? उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा पीड़ित किसान ही माना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वह भूमि से वंचित हो गया और ऋणग्रस्त हो गया। जबरदस्ती ऋण उससे लिया गया कर के माध्यम से। उच्च लगान, अकाल, जबरन नकदी फसलों का, महाजनों का शोषण किसान की दुर्दशा का कारण बन गए। सभी प्रश्न का सही उत्तर यही लगभग होते जा रहा है दोस्तों। भारतीय समाज में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ? ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां जो थी उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। गरीबी और बेरोजगारी के अलावा भारत को उन्होंने क्या दिया? जो हमारे परंपरागत उद्योग थे जैसे सूती के कपड़े बनाना, इन सभी को तो वह नष्ट करके चले गए। कृषि संकटग्रस्त हो गई, जनता निर्धन हो गई। गरीबी और बेरोजगारी के अलावा उन्होंने और हमें कुछ नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय किसान विदेशी माल का उपभोक्ता और अंग्रेजों का करदाता बन गया। यह कथन किस नीति से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों नकदी फसल नीति। नकदी फसल नीति में यह हो गया क्या कि विदेशी माल का उपभोक्ता बन गया और अंग्रेजों का करदाता बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्रिटिश शासन के समय किस वर्ग को नौकरशाही वर्ग कहा गया? मध्यम वर्गीय परिवार। मैंने आपको बताया ना, शिक्षा में, प्रशासन में नौकरी करने लगे, अंग्रेजी शासन का सहारा इन्होंने ले लिया, इसलिए मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादा तेज से उभर गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है। हालांकि दोस्तों जहां होना चाहिए ना, जहां अपन है वहीं हमको एडजस्ट कर लेना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार एक हिसाब से सही भी था, लेकिन इसके कुछ लोग जो थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने खुद
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है जिसमें ड्रेन थ्योरी लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह लिखी गई सन 1901 में। इसमें ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट की व्याख्या की गई है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को किस नाम से पुकारा? ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को किस नाम से पुकारा गया भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ड्रेन ऑफ वर्थ। मैंने अभी आपको बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में यह लिखा गया, जिसकी रचना सन 1901 में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहा है दोस्तों। इसका अर्थ था भारतीय संपत्ति का ब्रिटिश में पलायन, अर्थात ब्रिटेन में पलायन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1867 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसने भारत में गरीबी शीर्षक का लेख लिखा? भारत में गरीबी यह शीर्षक दिया और लेख लिखा, किसने लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया कि ब्रिटिश शासन से उत्पन्न गरीबी पर इन्होंने प्रकाश डाला है दोस्तों। पहले भी मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विनाश पर विस्तृत इतिहास किसने लिखा? भारतीय अर्थव्यवस्था के विनाश पर विस्तृत इतिहास लिखने वाले का नाम था आर.सी. दत्त। इन्होंने याद रखिएगा एक पुस्तक लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी रचना इन्होंने 1902 में की थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी रचना इन्होंने 1902 में की थी। उसमें लिखा था भारतीय अर्थव्यवस्था के विनाश के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभिक समय में किस मुद्दे को सबसे अधिक उठाया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। प्रारंभिक कांग्रेस के आर्थिक मुद्दों पर ही ब्रिटिश शासन का विरोध करती थी। आर्थिक मुद्दों पर ब्रिटिश शासन का विरोध करती थी क्या कांग्रेस? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिशों द्वारा शुरू किए गए आधुनिक उद्योगों में सबसे प्रमुख कौन था? जो भारत में इन्होंने आधुनिक उद्योग स्टार्ट किया, सबसे अधिक उपयोगी कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा जूट और कपास मिल भारत में खोली गई। ये मिलें भी अंग्रेजी पूंजीपतियों के हित में थी, याद रखिएगा। चलो फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? याद रखिएगा सन 1854 में भारत में पहली बार जूट मिल की स्थापना की गई। कहाँ? कोलकाता में। याद रखिएगा कोलकाता में 1854 में पहली बार जूट मिल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारत का पहला कपास मिल उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कपास मिल की बात की जा रही है तो 1854 में दोस्तों कहाँ हुई थी? कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई में 1854 में क्या खोला गया? कपास मिल खोला गया। और 1854 में ही कोलकाता में जूट मिल की भी स्थापना हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिशों ने चाय और कॉफ़ी की खेती को भारत में क्यों शुरू किया गया? क्यों किया गया बताइए। यूरोप में जो निर्यात थे वह सबसे ज़्यादा थे। असम और दक्षिण भारत में जो चाय और कॉफ़ी थी उससे ब्रिटिशों को मुनाफे दिए और इन्होंने ज़बरदस्ती इनकी खेती भी कराई। इसी के कारण कि यूरोप में इसका निर्यात बहुत ज़्यादा था। भारतीय चाय को लोग बहुत पसंद करते थे। अगला प्रश्न, भारत का रेल नेटवर्क किस पैटर्न पर विकसित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेडियल, केंद्रीय से बंदरगाह तक। मैंने अभी आपको बताया था ना दोस्तों, ताकि कच्चा माल अंदरूनी इलाके से सीधे बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए ही रेल की स्थापना की थी। हमारे किसी फायदे के लिए नहीं की थी। यहाँ कच्चा माल सीधे सीधे बंदरगाह तक पहुंचे, हो गया रेल, इसीलिए बनाया गया था। डलहौजी भी बहुत होशियार था ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में अकालों की पुनरावृत्ति क्यों हुई? अभी मैंने आपको बताया कि नकदी फसल सबसे ज़्यादा उगवाने लगे ज़बरदस्ती, और जो नीति थी और ऊंचे कर थे सबसे अधिक कठोर लगाए गए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। ब्रिटिश शासन का भारतीय शिल्पकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय शिल्पकारों पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का? शिल्पकार वे बेरोजगार और निर्धन हो गए। भाई शिल्प पूजा पाठ कुछ करने ही नहीं देते थे, अंग्रेज इनको मानते ही नहीं थे। शिल्पकार तो गए, किसी काम के नहीं। जो मशीन उत्पादित कपड़े थे वह उद्योगों में प्रारंभ हो गए। शिल्प तो बिल्कुल नष्ट ही हो गया दोस्तों। अब छोड़ ही दो यार, पढ़ाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी में भारत का सबसे प्रमुख निर्यात कौन सा था? अफीम, जूट, कपास या मसाले? 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। कपास तो सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता था, ताकि
क्या है, ब्रिटेन में कपड़े बनाए जा सकें, ठीक है। चाय वाय तो चलो ठीक है, चाय वाय तो यूरोप में इन्होंने व्यापार की दृष्टि से किया था, अर्थात निर्यात की दृष्टि से, लेकिन कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता था भारत में। आज भी भारत बहुत आगे है कपास की उपज में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत में मुद्रा संकट क्यों उत्पन्न हुआ। मुद्रा संकट की बात हो रही है दोस्तों। ब्रिटेन को चांदी के भारी निर्यात किए, इसके कारण से भारत में मुद्रा संकट आया। ब्रिटिशों ने भारत से चांदी की निकासी की, जिससे मुद्रा संकट को उत्पन्न किया गया। ब्रिटिशों की फ्री ट्रेड पॉलिसी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्री ट्रेड पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। कैसे, ब्रिटिश अपना माल निःशुल्क शुल्क मुक्त लाया करते थे और भारतीय वस्तुओं पर भारी कर लगाया करते थे, इसलिए यहाँ का व्यापार खत्म हो गया। फ्री ट्रेड पॉलिसी अर्थात भारत में लाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी ब्रिटिश शासन में, कृषि प्रधान और उपनिवेशीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं को पूरा करने वाली उपनिवेशीय नीति बन गई थी भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब कुछ प्रश्न ही बचे हुए हैं, याद रखें, लेकिन याद रखिएगा इससे ज़्यादा कहीं पूछा भी नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन का आर्थिक उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश शासन का आर्थिक उद्देश्य क्या था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी उपनिवेश बनाना। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी उपनिवेश बनाना। किस तरह से, कृषि, उद्योग, व्यापार सभी ब्रिटेन के हित में ढाल दिए गए थे। कब, 1857 के विद्रोह के बाद ऐसी पॉलिसी लाई गई कि हमें बिल्कुल दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास क्यों सीमित रहा। आधुनिक उद्योग क्यों सीमित रहे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, पूंजी की कमी के कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण, तकनीकी पिछड़ापन के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। सभी कारण थे, इसी के कारण आधुनिक उद्योग भारत में विकसित लेट में हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी आर्थिक देन क्या कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है ब्रिटिशों ने भारत में जो दिया। ऑप्शन है गरीबी, सबसे बड़ी आर्थिक देन, गरीबी तो उन्होंने दी ही है, औद्योगिक विकास तो करने ही नहीं दिया, विदेशी व्यापार तो बिल्कुल बराबर था, आधुनिक अवसंरचना, जी हाँ, रेलवे उन्होंने दिया, डाक उन्होंने दिया, टेलीग्राफ इन्होंने दिया। जी सबसे बड़ी आर्थिक देन यही कही जा सकती है, गरीबी तो दी ही उन्होंने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। हालांकि इनका उद्देश्य ब्रिटिश हित करना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने रेलवे तो हमें दिया, डाक और टेलीग्राफ की सेवाएं तो इन्होंने दी। दीर्घकाल में भारत के लिए लाभकारी सिद्ध जरूर हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों में से कौन सा सर्वाधिक सटीक है। कौन सा सर्वाधिक सटीक है जो परिणाम मिले हमें। भारत आत्मनिर्भर बना, ये तो आज तक नहीं बन पाया है। भारत संपन्न हुआ, जी हाँ, संपन्न कहाँ से हुआ दोस्तों, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हम संपन्न कैसे हो सकते हैं। लेकिन भारत निर्धन बना, जी हाँ, पिछड़ा बना, जी हाँ, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था में ढाल बन गया, जी हाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है दोस्तों। भारत में विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने घंटा करेगा। चलो ठीक है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखें, ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था के प्रभाव से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आ सकते हैं सभी हम आपको कवर करा दिए हैं। इससे आगे प्रभाव से कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। यदि पूछा जाएगा तो आप कहीं का भी कोई भी पेपर उठा के लाइए, इससे अधिक पूछा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी पेपर को उठा के आप मिला लीजिए, जो प्रभाव से है, अर्थव्यवस्था के प्रभाव से है, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया होगा।